एक बार पुनः स्वागत करता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मित्रों के जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने। तो उनमें जाना था हमने मात्रा के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, है ना। और जाना था हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार, तालु की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों के प्रकार। तो इस तरह से पढ़ा। अनुनासिकता के आधार पर कौन कौन पढ़े थे हमने कल? एक, मात्रा के आधार पर। मेरा उद्देश्य आपके प्रश्न एक भी ना रहे। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, है ना। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। और जाना था हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। और जाना था हमने तालु की स्थिति, है ना, तालु की स्थिति के आधार पर। और अनुनासिकता के आधार पर। इन प्रकारों को पढ़ा था। एक प्रकार और देख लीजिए, जाति के आधार पर। क्या? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर वर्णों के भाग, वर्णों के भाग। देखिए, एक तो है आपका सजातीय। क्या है? सजातीय, है ना। सजातीय कहें यह सवर्ण। यहाँ सवर्ण से कोई विशेष जाति की ओर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है। और दूसरा है आपका सजातीय का विलोम क्या होगा? विजातीय, है ना। और सवर्ण का असवर्ण, असवर्ण स्वर। तो देखिए, जैसे हम केवल इसमें देखिए सजातीय या सवर्ण स्वर में केवल मात्रा में अंतर हो सकता है इनमें। क्या? मात्रा में अंतर हो सकता है। जैसे आ है ना। आ है तो बड़ा आ भी हो सकता है, ई है और बड़ी ई भी हो सकती है। मात्रा में अंतर है। आ, ई। अब देखिए, ये तो क्या होगा? ये सवर्ण स्वर। जैसे ऊ है, ऊ। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, विजातीय या असवर्ण। अब इनमें क्या है? भिन्न उच्चारण स्थान होगा इसका। क्या होगा? भिन्न उच्चारण स्थान। इसलिए तो वो विजातीय है, असवर्ण है। सवर्ण ये हैं जो एक जगह के रहने वाले हैं, मान लीजिए, है ना। तो भिन्न उच्चारण वाले, जैसे मान लीजिए आ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो जी क्या होगा? आपस में विजातीय होगा या असवर्ण होगा। तो एक प्रकार आप ये भी जान रखिए, सजातीय और विजातीय, या सवर्ण या असवर्ण, ठीक है ना। चलिए मित्रों, अब थोड़ा सा हम स्वरों से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। इसमें से आप देखिए, प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर मान लीजिए, प्रश्न एक है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 4, ठीक है ना। कौन कौन है? आ, ई और ऊ और री। ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। इनको क्या कहते हैं हम? छोटा कह सकते हैं, है ना। लघु कह सकते हैं, कल जाना था हमने। एक मात्रिक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, है ना। अब देखिए, फिर दीर्घ की बात आ गई। क्या आ गई? दीर्घ की बात आ गई। तो दीर्घ में कौन होगा? आ, ई,
ऊ। ये कितने हो गए? 3, है ना? 3 हो गए दीर्घ में। अब देखिए दीर्घ में आप कहें ए भी जोड़ेंगे, ए, आई, ओ, औ। तो टोटल कितने हो गए देखिए 4 और ये 7 जे हो गए, और दोनों मिला के कितने हो गए 11। स्वर कितने होते हैं 11। अब देखिए इनमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। देखिए कौन है ऐसा, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है री। क्या री? दीर्घ, री का दीर्घ नहीं होता। हमने संस्कृत में जाना कि री का दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं है। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न बनता है, लिख देता हूँ, जिसका दीर्घ नहीं, वह कौन है? री। अब देखिए अगला प्रश्न बनता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, देखिए, है ना? ये संयुक्त स्वर 4 ये हो गए। अब इसी का प्रश्न बन सकता है कि संधि स्वर कौन? ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन होगी? संधि माने होता है संधि, मेल के बाद बने स्वर कौन है? देखिए एक तो आ है ना, ई है, ऊ है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, और औ भी है ना? संधि स्वर हैं कि नहीं? तो कितने हैं? 7। संधि स्वर की बात करें तो कितने होंगे? 7। दीर्घ स्वर की बात करें तो कितने होंगे? 7। यहाँ गड़बड़ मत हो जाना, ठीक है? अब देखिए यदि इसी में से प्रश्न बनता है कि किनका या किन स्वरों का लघु नहीं होता, है ना? किन स्वरों का लघु नहीं होता, किस किस का नहीं होता? ए, आई, ओ, औ। तो आपका उत्तर होगा 4। इन्हीं में से आ जाए ऐसे बना के कि लघु स्वर नहीं होता, ए का, ऊ का, री का, और कुछ भी दे दे, आ का। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए का। बहुत सारे देखो कितने प्रश्न बन गए। एक जिसका दीर्घ नहीं होता री, संयुक्त स्वर 4, संधि स्वर 7, दीर्घ स्वर 7, है ना? और किनका लघु नहीं होता, है ना? 4। तो बहुत सारे प्रश्न बन गए। प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं, है ना? चलिए आगे हम जानते हैं। इसमें से मुझे लग रहा कोई प्रश्न छूटा नहीं है, छूटा होगा एक आध क्वेश्चन फिर भी दिमाग में आएगा, बताऊंगा आगे, ठीक है? चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखो एक आ के बारे में बता दें, इसे ईश्वर प्रदत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त कहते हैं, ध्यान रखना इसके लिए। ईश्वर प्रदत्त इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले ध्वनि आ ही निकालते हैं। जो शुरुआत करेंगे बोलने की तो आ ही निकालते हैं। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं किस पर? व्यंजन, ठीक है ना? तो हम व्यंजन की बात करें तो 33, ठीक है ना? कितने? 33। अब देखिए 33 व्यंजन होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार भी हैं। तो प्रकारों की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी जो साथी मुझसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, आप जो भी देखें बिल्कुल ध्यान से देखें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका जो भी परीक्षा में प्रश्न बनने लायक है वो पूरा कवर करने का प्रयास रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, जो संस्कृत वाले परीक्षार्थी हैं जो वर्ग 2 का या 1 का पेपर देना चाह रहे हैं, वो वर्तमान में अपने जो NCERT की बुकें हैं ना 6 से 12 तक की, वो जरूर इधर से उधर से जो भी यहाँ से भी मिल जाए आपके लिए वो उठा के रख लें। और हिंदी वाले भी हैं, वो भी अपने 6 से 12 तक की किताबें रखें और उनको पढ़ें। उनसे अपना ये समझो कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। नमस्कार साथियों।